नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार जीजेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा स्वर, व्यंजन और उसका परिचय और बेसिक से जो शब्द आते हैं, जैसे गुजराती में पद क्या है, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो इसको स्कैन करके आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हो सकते हैं और आपके पास ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। आप अगर ये प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हो तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, और ये पीडीएफ मिले तो आप इसके जो क्यूआर कोड है उसके ऊपर टच करोगे तो भी आप अपने आप जो चैनल है वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। हमारा जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वर अने व्यंजन। तो आप लोग जब पढ़े होंगे, आपने कहीं पढ़ाई की होगी, तब आपको पता होगा कि स्वर अने व्यंजन जो है वो क्या है, उसमें क्या आता है। जो आप एग्ज़ाम देने वाले गुजरात हाई कोर्ट सिविल जज की, उसके अंदर जो गुजराती लैंग्वेज है वो आपको जो बोलते पहला पड़ाव है, पास करके आगे मेंस के लिए भेजने में बहुत बड़ा जो योगदान है वो इसका रहेगा। वो इसका जो मतलब महत्व है वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। हम शुरू करते हैं। तो आप अपने दिमाग में ज़रा सोचिएगा, ये जो टॉपिक है उसकी कि जो भाषा है उसका काम क्या होता है। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, और या हो तो आप वीडियो पॉज करके भी आप सोच कर फिर बताना कि जो भाषा है वो कम्युनिकेशन का काम करती है, बराबर है। आपके जो विचार है, विचारों को आदान प्रदान का काम करवाती है। आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करवाने का काम करती है। तो भाषा थी वो, हमारे पास भाषा तो शाब्दिक भाषा भी होती है जो हम बोलते हैं, और एक चित्रात्मक, जैसे कि जो लिखी हुई होती है या तो फिर पेंटिंग किए होते हैं। पुराने ज़माने के जो लोग थे हमारे पूर्वज, वो अलग अलग प्रकार के ऐसे पेंट करके भी कम्युनिकेशन कर लेते थे, और वो प्रॉपर वर्ड ना था, जैसे कि कमल, फूल, ये वर्ड नहीं थे, फिर भी वो अपने जो आवाज़ से, ध्वनि से वो कम्युनिकेट करते थे। तो भाषा का जो काम था वो थोड़ा अच्छा हुआ कि भाई आई तो हमारा स्ट्रक्चर बना, और हम लोग अब बातें और हमारा जो विचार है, भाव है, आदान प्रदान अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है कि हमारे जो मुंह से जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं, हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, हम जो नाद, निनाद जो भी उसके समानार्थी शब्द है, उसको हम ध्वनि बोलते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है, हम सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। उससे आगे बढ़ते तब हमारे पास आते हैं अक्षर और वर्ण। अक्षर किसे बोलते हैं, जैसे कि गुजराती में क है, ख है, ग है, ग है। इसी तरीके से हिंदी में क है, ख है, ग है, ग है। और अंग्रेजी में देखें तो ए, बी, ये सब अल्फ़ाबेट है। ये जो वर्ण है, इन सभी को हम अक्षर बोल सकते हैं। क्लियर? तो वर्ण किस है, जो कि जो वर्णमाला में जो अक्षर लिखे हैं उनको हम अगर अलग नाम से एक बोलना चाहते हैं उसको हम वर्ण बोल सकते हैं, जैसे कि वर्णमाला है। तो वर्णमाला के सारे अक्षर है वो वर्ण है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तो कि शब्द, और स्लैश करके एक चीज़ देखिए, पद। शब्द बनने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती है या फिर कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, ये चीज़ भी आप ज़रा याद रखिएगा कि शब्द है, जैसे कि कोई अक्षर है, अक्षर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो वो शब्द बनेगा। जैसे कि शब्द जो बनेगा, शब्द बनने के लिए शर्त कौन सी है, तो एक चीज़ हम यहाँ याद रखते हैं, जैसे कि
ऐसे कुछ लिखा तो शब्द हमारा बना नहीं, लेकिन हम उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, जैसे कि ताज महल। तो शब्दों को निश्चित क्रम में हमने लिखा और क्या किया कि उसका एक मीनिंग भी निकल रहा है। तो अब आप लोग ज़रा समझिएगा कि शब्द बनने के लिए शर्त कौन सी है। तो पहली शर्त हमारी जो बनेगी वो है उसको निश्चित क्रम में रखना, और दूसरी शर्त है कि उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। बिना अर्थ के जो शब्द है वो शब्द नहीं कहलाता। तो ये चीज़ ज़रा आप ध्यान में रखिएगा, तो ही वो शब्द कहलाता है। तो हमारा जो सेकंड थिंग से आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो पद है, पद किसे बोलोगे आप लोग, तो वो टॉपिक ज़रा आगे आएगा तब मैं लेने वाला हूँ। तो अभी हम आगे की बात करते हैं। जैसे कि वाक्य है, तो कि वाक्य में भी वही होता है कि शब्द आते हैं वाक्य में, पर शब्द आगे पीछे हो तो भी वाक्य नहीं बनता। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सही सीक्वेंस में है और यहाँ पे शब्द भी अच्छी तरह से है, तो ही ये वाक्य है, बाकी इसको वाक्य कहेंगे नहीं। और बहुत सारे वाक्य मिलके हमारा जो पैराग्राफ बनेगा, और बहुत सारे पैराग्राफ मिलके हमारा जो लेसन है वो बनेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से याद रखनी है। ओके, हमने आगे जो चीज़ देखी थी वही की वही चीज़ यहाँ पे रिटन फॉर्म में है, तो देख लेते हैं। अक्षर किसे बोलते हैं? अक्षर यानी कि जिसका नाश नहीं होता है, वो परमानेंटली रहता है। हम ऐसे बोलते हैं कि भाई जो हम शब्द बोलते हैं वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, या तो फिर लिखते हैं वो भी कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो अक्षर यानी कि जो ख़त्म नहीं होता हो। अगर कोई आपको डेफिनेशन वगैरह पूछे तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो अक्षर में क्या चीज़ आती है? स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं, उनका समावेश हमारा अक्षर में होता है। जैसे कि अ आ क ख ग घ प ये है। और शब्द की डेफिनेशन हमने देखी थी, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि शब्द એટલે શું કે અક્ષરોની વ્યવસ્થિત ગોઠવણી અને ચોક્કસ અર્થ બતાવે તો તે અક્ષરોના સમૂહને શબ્દ કહેવાય છે। मैंने पहले भी बोला था, वही चीज़ है कि जो शब्द है वो अपने निश्चित क्रम में लिखा होना चाहिए और उस शब्द का कोई एक मीनिंग भी होना चाहिए, तब जाके वो शब्द शब्द कहलाता है। ऐसे ही कोई शब्द लिख दिया, यहाँ पे आपने उल्टा पुल्टा कुछ लिख दिया, तो वो शब्द बनता नहीं है। ओके, उसी तरीके से आगे देखें तो कि शब्द और पद की व्यवस्थित गोठवणी अगर वो ठीक तरीके से रखने में आए और उसका जो पद समूह बनता है उसको हम बोलेंगे वाक्य। ये पद समूह मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। गयो हूँ शालाए हतो, तो ये कुछ हमें, मैं जब बोल रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तब आपको समझ, लेकिन लिखा हुआ होगा तब आपको ऑकवर्ड लगेगा। ओके, तो हूँ शालाए गयो, तो ये चीज़ आपको समझनी है। जब आप गुजराती लिखो तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लिखावट है, आप जब लिखो तब ऐसे मत कर देना कि जो करता है कर्म क्रियापद जो सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव जो चीज़ें आती है इंग्लिश में वो अपने सीक्वेंस में होती है। वैसे ही गुजराती में अगर सीक्वेंस टूटा तो आप जो लिख रहे हो वो पूरा गलत हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, राम અને लक्ष्मण सीता जी ने शोधवा लंका गया। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक, जैसे कि एक दो और तीन, ये तीनों के तीनों शब्द है वो पद है। कब है पद? अब ये चीज़ यहाँ समझनी है हमें कि जैसे कि यहाँ पे मैं अकेला शब्द लिखता हूँ राम लक्ष्मण, जब मैंने इनको यहाँ वाक्य में से अलग करके लिखा है तब ध्यान देना कि तब वो शब्द है, तब वो अकेला शब्द है, तब उसके पास कोई पावर नहीं। लेकिन यही शब्द अगर यहाँ पे वाक्य में, ये एक वाक्य में जाके बैठता है, तब हम इसको शब्द के नाम से तो जानेंगे ही, बराबर शब्द तो बोलेंगे, बट उसका एक और नाम बन जाएगा पद। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कोई शब्द वाक्य में आ जाता है तो एक तो वो तो शब्द तो बोला जाता था पर उसको एक और उपनाम मिला, वो है पद। लक्ष्मण को भी पद बोलेंगे, सीता जी को पद बोलेंगे। तो फिर मैंने आगे बोला वही कि पद समूह किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि राम हो गया, लक्ष्मण हो गया और सीता जी हो गए और लंका, ये चारों पद मिल जाते हैं तब जाके एक पद समूह बोलते हैं। पद समूह मीन्स एक पद था उसमें दूसरा पद मिला, तीसरा पद मिला, चौथा पद मिला और एक तरीके से उनका एक ग्रुप बना, तो हमारा हो गया पद समूह। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए। जो ऊपर सारी डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन यहाँ पर बारी बारी करके दी गई है। तो जिनका नाश नहीं होता वो अक्षर है,
और अक्षरों की व्यवस्थित गोठवणी से शब्द और पद बनते हैं, और पद से वाक्य, वाक्य से पद समूह मतलब वो अगर चीज हुई है, वाक्य से हमारा पैराग्राफ, और पैराग्राफ से हमारा लेसन बनता है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, अक्षर अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं, और वाक्य वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। और अगर यहाँ आगे और चलाना तो कि पैराग्राफ पैराग्राफ मिलते हैं, तब जाके वो क्या बनाते हैं, पाठ या फिर लेशन या तो फिर एकम बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। यहाँ पर मैंने आपको पहले लेक्चर में जब बताया था, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला लिया था, कि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे मन में आए वैसे बोल रहे हो और कोई भी कैरेक्टर किस तरीके से भी बोल रहे हो तो चल जाएगा, नहीं, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। जो हम सारे कैरेक्टर है, वर्ड्स है, वो सब बोलते हैं तो वो हमारे मुंह के अलग अलग पार्ट्स है। जैसे कि ये हमारा पूरा मुंह है, ऊपर का हिस्सा है, दांत का हिस्सा है, गले का हिस्सा है, यहाँ से पूरे अलग 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 वोवेल्स और कॉन्सोनेंट निकलते हैं। तो उस हिसाब से उनको वर्गीकृत भी किया गया है। तो अगर कोई पूछे आपको तो याद रखना कि बोलने के लिए हमारे बॉडी के जो मुंह है, मुंह के 14 अंग है, पार्ट्स है, बॉडी पार्ट, वो यूज होता है। अंग्रेजी मूलाक्षरों है तो वो कितने हैं समझो। अंग्रेजी मूलाक्षरों जो मतलब हम बोले कि भाई अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट थे वो 26 थे, लेकिन जब गुजराती में वही चीज़ आएगी तो वो चीज़ स्वरों और व्यंजनों मिलाकर 13 और 34 बन जाएंगे। ओके, इंग्लिश में 26 है पूरे सब मिला के, लेकिन गुजराती में स्वर अलग है और व्यंजन भी अलग अलग है। ये 13 और 34 है। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट याद रहे तो अच्छा है। तो स्वर किसे बोलते हैं और व्यंजन किसे बोलते हैं, ये डेफिनेशन देखनी है हमें। तो स्वर मतलब कि जो अपने आप बोला जाए, જેને બોલવા માટે કોઈની જરૂર ન પડે, બરાબર, જે સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છે એને की स्वर, उसको हम स्वर बोले। लेकिन व्यंजन क्या है, व्यंजन अकेला नहीं चल रहा है, समझो कि वो डर रहा है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्वर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जे अक्षरનું ઉચ્ચારણ કરવા માટે સ્વરની મેળવણી કરવી પડે અથવા સ્વરની જરૂર પડે। देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है आपको डिटेल याद नहीं रहती, आपको अपनी तरफ से समझना है। अर्थात स्वરની મદદ વિના તેનું ઉચ્ચારણ કરવું સંભવ નથી તેવા વર્ણને વ્યંજન કહે છે। સ્વરની મદદ વિના તે સરળતાથી બોલી શકાય છે। गुजराती भाषा में कुल 34 व्यंजनों છે, और ये जो सारे व्यंजन है उनके हम जो हमारे पाणिनि ऋषि थे, व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के महान पंडित, उन्होंने ये पूरा बनाया था और साइंस के हिसाब से बनाया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो टॉपिक आने वाला है ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है वर्गीय व्यंजन है, उससे आपको संधि, जोड़नी, ये दो टॉपिक है वो सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना और ये यहाँ पर पढ़ना है हमें। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने, और यहाँ पर इनके 3 पार्ट्स मतलब कि हमने 3 આપણે વિભાગ બનાવી લઈએ કે જેથી આપણને સરળતા રહે છે। ઓકે, તો સમજીશું અહીંયા કે જે વર્ગીય વ્યંજન છે, વર્ગીય વ્યંજન મીન્સ કે જેનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે એવા કુલ 25 છે, અને 25 વર્ગીય વ્યંજનોનું કુલ 3 રીતે વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે। આ 3 રીત કઈ કઈ છે એ આપણે યાદ રાખીએ। પહેલી રીત છે એના સ્થાનના આધારે, બીજી રીત કઈ છે તો બીજી રીત છે એના અવાજ અથવા તો કે એના નાદના આધારે, અને ત્રીજી રીત છે એના રણકાર પ્રાણ એટલે કે એના શ્વાસના આધારે। આ આપણે ડિટેલમાં સમજીએ। તો કે સ્થાનના આધારે કયા, તો કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ એનું સ્થાન છે। स्थान એટલે શું કે ક્યાંથી બોલાય છે, मतलब को कहाँ से बोला जाए, कंठ मतलब थ्रोट से, तालव्य मतलब हमारे जो प्लेट्स है, जो ऊपर के दांत है वहाँ पर, मूर्धन्य यानी कि हमारी मुंह की जो अंदर हमारी टंग है वो मूवमेंट करती है, दंत है मतलब कि तीत, और ऑस्टियर मीन्स लिप। ये जो 5 स्थान है वो 5 स्थानों से कैरेक्टर बोले जाते हैं, उनको हम उसी स्थान के आधार पर बोले जाते हैं। जैसे कि कंठ्य स्वर कौन से, कंठ्य व्यंजन कौन से, तो ये है। तालव्य कौन से, तो ये है। और उनका जो पहला पहला कैरेक्टर है उसके आधार पे उसको वर्गीकृत किया, उसका मतलब वर्ग बना कि पहला वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, द वर्ग। ओके, ये पहला वर्ग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा और पांचवा। अब मैंने जो चीज़ आपको बताई थी भाई कि भाई गले के आधार पर मतलब कि जो बोलने वाले या तो फिर कंठ के आधार पर बोलने होते कि क है, ख है, ग है, घ है और
अंग है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आप अभी बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, तो अपने गले पे हाथ रखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जब आप बोलोगे ये 5 कैरेक्टर आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करना कि क, तो जो आपका थ्रोट है वो वाइब्रेशन होगा। तालव्य में क्या होगा, तो आपकी जो टंग है वो ऊपर टच होगी, जैसे कि च, छ, ज, ज और अच, तो ये ऊपर टच होने वाला है। उसी तरीके से मूर्धन्य में क्या होगा, तो जैसे कि ये शेप है, आप इसका शेप ही देखो, तो उसी शेप के अकॉर्डिंग आपकी जो टंग है वो मूवमेंट करेगी, मतलब मुड़ेगी थोड़ी। ओके, तो ध्यान से देखना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपका ये मुंह का पार्ट है समझो, और यहाँ पे हमारी टंग है। तो जैसे कि आप बोलोगे ट, तो हमारी टंग थोड़ी ऐसे होगी, ट ट ऊपर से ऐसे करके नीचे आएगी, ट करके ऐसे करके नीचे की। तो ये एक चीज़ हो गई कि भाई जो मूवमेंट है वो मूर्धन्य, मतलब कि मुड़ना हो रहा है, वह वड़बू किसे बोले। तो ट, ठ, ड, ढ और ण। ओके, तो અહીંયા આપણા મૂર્ધન્ય કહેવાય। दंत्य में क्या होगा कि आपकी जो टंग है त, थ, द, ध, ऊपर के जो दांत है और नीचे के दांत को थोड़ा स्लाइड टच करेगी, तब ये आप 5 जो कैरेक्टर है उनको आप बोल पाओगे। उसी हिसाब से प वर्ग वो है ओष्ठ वर्ग, मतलब कि ओष्ठीय स्थान तक, मतलब इसमें क्या होगा, दांत मतलब दांत तो यूज होगी, पर आपके जो दोनों ओठ है, लिप है, वो जॉइंट हो गए, उसके बिना आप ये नहीं बोल पाओगे। कैसे, जैसे कि प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया और म हो गया, आप बिना ओठ लिप बंद किए ये कैरेक्टर नहीं बोल पाओगे। तो एक चीज ये हो गई कि भाई हमारे जो 5 स्थान थे उसके आधार पे ये 5 अलग अलग प्रकार पड़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था, उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि भाई उसके जो आवाज़ है, आवाज़ के आधार पर कितने स्थान प्रकार पड़ते हैं, तो आवाज़ के आधार पर उसके और 2 प्रकार पड़ते हैं। कौन कौन से, तो अघोष, अ यानी कि नहीं है, अ यानी नहीं, और घोष का मतलब होता है आवाज़। आवाज़ नहीं है और यहाँ पर है घोष, मतलब कि आवाज़ है कहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक। आपको ऐसे याद रखना, तो ऐसे याद रख लो कि पहले 2 है उसमें कम हो, जैसे कि क, ख, और यहाँ पे ज़्यादा आवाज़, जैसे कि घ, घ और अंग। उसी हिसाब से ये लाइन में देखो, च, छ, बिल्कुल कम आवाज़, और यहाँ पे ज, ज, अच, यहाँ पे कम आवाज़, ट, ठ, ड, ढ, ण, यहाँ पे इस हिसाब से त, थ और द, ध, न, यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ हो रही है पीछे में, प, फ, और आप बोलोगे ब, भ, म। ठीक है? तो ये आपके घोष अघोष हो गए। और हमारा थर्ड जो टॉपिक था कि भाई उसके प्रकार कैसे पढ़ते हैं, तो कि भाई हवा के आधार पे। हवा यानी प्राण, प्राण यानी श्वास, और श्वास यानी हम जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं वही है। जब हमारा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है तब हमारे मुंह से जो ध्वनि होती है वो निकलती है। आपको अगर ट्राई करना हो तो नोटबुक या फिर आपकी टेक्स्ट बुक है उसका एक पन्ना लेके मुंह के आगे रखो और ये सारे कैरेक्टर बारी बारी बोलो, पता चल जाएगा अपने आप। जैसे कि क, तो आपके मुंह से कम हवा बाहर निकले उसको बोलेंगे अल्प प्राण। और बाद में है महाप्राण, जिसमें आपकी हवा बहुत बार ज़्यादा निकलेगी, जैसे आपका पेज मूवमेंट करेगा, या तो फिर अपने जो पाम है उसको उल्टा करके अपने मुंह के आगे रखो तो भी आपको पता चलेगा। जैसे क तो कम हवा आ रही है और ख बोलोगे तो वैसे आपको थोड़ी ज़्यादा हवा महसूस होगी, तो ख। इस हिसाब से ग, घ और अंग, ये सब आपको पता है। तो पहली जो लाइन है अल्प प्राण है, दूसरी है महाप्राण है, तीसरी अल्प प्राण है, चौथी महाप्राण है और पांचवी अल्प प्राण है। ये सारी चीजें आपको पता चलेगी भाई 3 टाइप से प्रकार पड़ रहा है। चौथी एक चीज याद रखनी है यहाँ पर आपको, वो क्या है, तो वो ये है कि अनुनासिक। ये कब आपको काम आएगा, जैसे कि आप कोई कैरेक्टर पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर अनुस्वार किया हो या फिर विसर्ग किया हो, तब आपको वो कैरेक्टर कैसे बोलते हैं वो पता चलेगा। जैसे अनुनासिक कौन से, तो ये अंग, अच, ण, न, म। एक चीज ये हम समझते हैं, चलो यहाँ पे जैसे कि मैं यह वर्ड लिख रहा हूँ, बा जी, मंथन, कंचन, पंकज, और एक पांचवा लिख देते हैं अंजलि। आप सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ सभी में अनुस्वर मैंने किया है, लेकिन सभी अनुस्वर का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो रहा है। आप लोग ट्राई करो, जैसे बोल रहा हूँ अम्बाजी, तो वहां पे ये म बोला जा रहा है। कंच, तो कंचन में न बोला जा रहा है। अंग, तो वहां पर भी ये न बोला जा रहा है। अन, तो वहां पर भी ये न बोला जा रहा है।
और उसी हिसाब से मैं अगर यहाँ लिखूँ गंगा, तो यहाँ पर क्या बोला जाए, गंग अंग बोला जाए, तो ये रहा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अंग बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अनुनासिक में याद रखनी है। तो कोई पूछे अनुनासिक कितने हैं, तो अनुनासिक ये सारे हैं, कितने, 5। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो ऊपर मैंने चीज़ सारी समझाई आप लोगों को, वही चीज़ यहाँ पर है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, हमारा आगे का टॉपिक हो गया। अब जो चीज़ मतलब कि की कॉन्सेप्ट, हमें क्या चीज़ याद रखनी है। गुजराती और हिंदी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चीज़ हमें याद रखनी है। दो कैरेक्टर है, एक आता है गुजराती में अड़, और हिंदी में ये कैरेक्टर नहीं है, उसकी जगह आपका आता है ल, जिसे गुजराती में ऐसे लिखते हैं। लेकिन गुजराती में ल भी है और ड़ भी है, और हिंदी में इन दोनों को मिलाकर ओनली फॉर ये कैरेक्टर है जिसको हम ल बोलते हैं। तो आप जब प्रोनाउंसिएशन करो, पढ़ो, लिखो, तब ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि इसको अड़ बोलते हैं, नड़ नो ड़, और हिंदी में बोलते हैं नल, फल, और गुजराती में लिखा है फल आ રીતે। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रोनाउंसिएशन आपका सही कर सकती है, और आप अगर ध्यान दो पहले से ही, तो वो अपने आप ठीक होता रहेगा। उसके बाद हमारा हिंदी में रू जो है, सॉरी, हिंदी का जो री है, इसको हम गुजराती में रू बोलेंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त अक्षर क्या चीज़ है, या फिर संयुक्त अक्षर किसे बोलते हैं, जब दो, जैसे क्ष बना, तो क्ष में क्ष और क्ष दोनों मिलके बनता है तो क्षमा बनता है। ज्ञ क्या है, तो जज्ञ मिलके ज्ञ, ज्ञान, ये चीज़ बनती है। त त्र त्र बनते तो तर बनता है। तो ये संयुक्त अक्षर है, जैसे कि दो अक्षर मिलकर बनते हैं। श है तो क्या बना, श। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, क और क्ष आता है, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, क्ष नहीं आता। क और क्ष मिलकर ये जो बनता है, यहाँ ये थोड़ी गलती है। क और क्ष मिलकर जब ये बनता है तो उसको क्षमा बोलते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन ही क्ष क्ष होता है। जज्ञ ये ठीक है, तरह ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ करेक्शन करना है कि क्ष प्लस क्ष नहीं आता, क प्लस क्ष कर देना है। चलो आगे जाते हैं। तो अब हम ध्वनि की मात्रा और ध्वनि देखेंगे, स्वर क्या है। जैसे कि कोई मैं शब्द लिख रहा हूँ, जैसे कि सु रे श, और एक दूसरा शब्द लिखता हूँ मा न वी। ये दो चीज़ आप ध्यान में रखना। यहाँ पे आप समझ जाए, जैसे कि अ है, आ है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। ये लाइन पीछे वाला कैरेक्टर हर एक बड़ा, जैसे कि ये छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ाऊ, रू, या तो फिर हम इसको रू ये बोलेंगे, यहाँ पे हम री बोलेंगे। ए, ई, ओ, औ, अह। ओके, इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना, याद रखना। अब जो चीज़ समझिए कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है, मतलब उसकी जो मात्राएं होती है वो कैसी होती है, तो गुजराती हिंदी में मोस्ट ऑफ सेम है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कोई नहीं है। आ के लिए हमें ऐसे काना लगाना पड़ेगा, इसके लिए ये ऐसे रसोई करनी पड़ेगी, इसके लिए दीर्घई आएगी, इसके लिए ऐसे रसोई करना पड़ेगा, इसके लिए इस तरीके से, इसके लिए नीचे क्रू आएगा, एक मात्रा, दो मात्रा, कानो मात्रा, दो मात्रा और कानो, अनुस्वर, और हाँ ये उसकी मात्रा होगी। अब चलो हम चेक करते हैं कि जैसे मैं माँ बोलता हूँ तो यहाँ पे आया आ, तो म के पीछे हमारा लग गया काना माँ, न के पीछे कुछ नहीं तो न, व के पीछे में क्या बोलोगे ई, तो ये प्रतीक चिन्ह क्या है, ई, तो क्या माँ न वी। तो हमारा क ख ग है, उसके पीछे ये जो सारे स्वर व्यंजन जोड़ के हमारे सारे शब्द बने। सूरेश में क्या हो रहा है, तो क्या आप ट्राई करना, आप स है और ऊ बोला तो ये वाला है, सु र, र के पास ई, तो ये रहा ए और ये श। तो इस तरीके से ये सारे कैरेक्टर बन रहे हैं। ओके, वर्गीय अवर्गीय ये आपका एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसके ऊपर थोड़ा देख लेना, ध्यान देना। तो कि ये गड़ा ने जीवना भगत बोला है, और ये मतलब अंतस से सेमी वोवल बोलते हैं, पूरे नहीं आधे नहीं, मतलब थोड़े थोड़े। ये वोवल्स है, उष्माक्षर जो गर्म होने वाले श श श। इनका और एक नाम है, जैसे कि तालव्य, तालव्य से बोला जाता है, तालव्य, दंतव्य और मूर्धन्य, जो मुड़ जाते हैं इसलिए मूर्धन्य। और अशुद्ध महाप्राण है, ओनली फॉर वन ह। आपको अगर आप फर्स्ट टाइम गुजराती पढ़ रहे हो तो आपको दोनों कैरेक्टर लिखकर पता करना है कि कैसे लिखते हैं। जैसे कि अ है तो उसको ऐसे लिखते हैं,
आ है तो आ को ऐसे लिखते हैं, ई है तो इसको ऐसे रखते हैं। ये आपको देख कर लिखने के लिए रखा है, आप प्रैक्टिस करना और याद रहे इसकी छोटी मात्रा में ई छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा हो तो यहाँ पे बड़ा है। ओके, तो आपको इस हिसाब से ये सारी चीज़ें लर्न करनी है और लर्न करने के बाद आपको रिटर्न में और बोलकर प्रैक्टिस करनी है और उसी हिसाब से आपके सामने आएगा क, ख, ग, घ, ड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।